नमस्ते बच्चों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री पाठशाला बाय संजय सर क्लासेज में। मैं डब्लू गुरुजी आज आपको आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं संज्ञा। बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है बच्चों। संज्ञा बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है ये। संज्ञा कितने प्रकार की होती है ये मैं आप सबको बताऊंगा। एक दो क्वेश्चन से जरूर आते हैं, हर परीक्षाओं में आते हैं, चाहे यूपीएससी की हो, चाहे दरोगा की हो, पुलिस भर्ती हो, चाहे टीजीटी पीजीटी हो, जितनी भी परीक्षाएं होती हैं जिनमें हिंदी पूछा जाता है उनमें संज्ञा जरूर पूछी जाती है। संज्ञा से एक दो क्वेश्चन जरूर बनते हैं, कम से कम एक क्वेश्चन जरूर बनते हैं। तो मैं आप सबको आज संज्ञा के बारे में रूबरू कराऊंगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखते हैं संज्ञा कार्य और भेद। संज्ञा के कार्य और भेद। संज्ञा किसे कहते हैं? सबसे पहले हमको यही जानना है कि संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा के कितने भेद हैं। संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा के कितने भेद हैं। तो सबसे पहले संज्ञा के कार्य और भेद। संज्ञा किसी प्राणी किसी प्राणी वस्तु वस्तु स्थान भाव इत्यादि किसी प्राणी वस्तु स्थान भाव इत्यादि के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी प्राणी वस्तु स्थान भाव इत्यादि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। दूसरे शब्दों में दूसरे दूसरे शब्दों में किसी का नाम उसकी संज्ञा है। किसी का भी नाम उसकी संज्ञा है। उसकी संज्ञा है। संज्ञा है। देखो बच्चों, इसकी परिभाषा क्या है? किसी प्राणी वस्तु स्थान भाव इत्यादि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। दूसरे शब्दों में इसको जानिए कि किसी का भी नाम
उसकी संज्ञा होती है। किसी का भी नाम उसकी संज्ञा होती है। जैसे मेरा नाम है डब्लू गुरुजी, तो मेरी संज्ञा क्या हुई? मेरा नाम ही डब्लू मेरी संज्ञा हुई। आपका नाम सुरेश है, तो आपकी संज्ञा हुई। नाम ही आपकी संज्ञा है। सीधे शब्दों में ये जानिए, आपका नाम ही आपकी संज्ञा है। आपका नाम ही आपकी संज्ञा है। समझ में आया ना बच्चों? एकदम देसी अंदाज में आपको पढ़ा रहा हूं, ताकि आपके दिमाग में एकदम बैठ जाए। मतलब आपका नाम ही, जैसे आपका नाम दिनेश, रमेश, सुरेश, रवीना, कटरीना, हाँ जो भी है, तो आपका नाम ही आपके संज्ञा होती है। आगे बढ़ते हैं। संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद। संज्ञा के कितने भेद होते हैं बच्चों? संज्ञा के 5 भेद होते हैं। अधिकतर वैयाकरण ने वैयाकरण ने संज्ञा के 5 भेद बताए हैं। संज्ञा के 5 भेद बताए हैं। संज्ञा के भेद। संज्ञा के 5 भेद होते हैं, मुख्यतः 5 भेद होते हैं। अधिकतर वैयाकरणों में संज्ञा के भेद को लेकर एक मत नहीं है। किसी ने 7 बताया, किसी ने 6 बताया, किसी ने 4 बताया, लेकिन मोटा मोटा ये जानिए कि अधिकतर विद्वानों ने, अधिकतर वैयाकरण ने संज्ञा के 5 भेद बताए हैं। संज्ञा के कितने भेद बताए हैं? 5। आपके हाथ में जितनी, एक हाथ में जितनी उंगली है, वही मान के चलिए संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं बच्चों? 5 भेद। क्लियर? संज्ञा के भेद क्लियर हो गए। और संज्ञा की परिभाषा ये भी क्लियर हो गई। जैसे संज्ञा की परिभाषा, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव इत्यादि के नाम को संज्ञा कहते हैं। दूसरे शब्दों में, किसी का नाम ही उसकी संज्ञा होती है। किसी की नाम ही उसकी संज्ञा होती है। संज्ञा के भेद। अधिकतर वैयाकरण ने संज्ञा के 5 भेद बताए हैं। अधिकतर वैयाकरण ने संज्ञा के 5 भेद बताए हैं। कौन कौन से भेद हैं, अब आगे देखते हैं बच्चों। यहां तक क्लियर? थैंक यू। अब देखो संज्ञा के भेद। देखो यहां मैंने मॉडल बना दिया है। संज्ञा के भेद। संज्ञा हुई। संज्ञा धर्म के आधार पर क्या हुआ? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। और वस्तु, वस्तु के आधार पर वस्तु के 4 भेद हुए। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। 1, 2, 3,
4, ये 5वां। संज्ञा धर्म के आधार पर भाववाचक संज्ञा, वस्तु के आधार पर व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। ये कुल मिला के 5 भेद हुए। कुल मिला के कितने भेद हुए? 5 भेद हुए। धर्म के आधार पर बच्चों भाववाचक संज्ञा, और वस्तु के आधार पर व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। संज्ञा के कितने भेद हुए? 5। संज्ञा के कितने भेद हुए? 5। कौन कौन से? पहला हुआ व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा हुआ जातिवाचक संज्ञा, तीसरा हुआ भाववाचक संज्ञा, चौथा हुआ समूहवाचक संज्ञा, और पांचवा हुआ द्रव्यवाचक संज्ञा। संज्ञा द्रव्यवाचक संज्ञा। पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, गुरु के अनुसार डबल इन्वर्टेड कामा, जिसे दोहरा उद्धरण चिन्ह कहते हैं, इसे दोहरा उद्धरण चिन्ह कहते हैं। समूहवाचक या समावेश, समूहवाचक या समावेश, समावेश, समूहवाचक या समावेश, व्यक्तिवाचक व्यक्तिवाचक तथा जातिवाचक तथा जातिवाचक में और द्रव्यवाचक का समावेश जातिवाचक में हो जाता है। में हो जाता है। हाँ बच्चों देखो, ये कामता प्रसाद
गुरु के अनुसार। समूहवाचक या समावेश व्यक्तिवाचक तथा जातिवाचक में और द्रव्यवाचक का समावेश जातिवाचक में हो जाता है। समूहवाचक का समावेश व्यक्तिवाचक में और जातिवाचक का समावेश द्रव्यवाचक में हो जाता है। समूहवाचक का समावेश व्यक्तिवाचक में और जातिवाचक का समावेश द्रव्यवाचक में हो जाता है। यहां तक क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? देखिए, जिस शब्द में किसी जिस शब्द में किसी एक वस्तु एक वस्तु या व्यक्ति का या व्यक्ति का बोध हो, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस शब्द में किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस शब्द में किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जैसे राम, गांधी जी, गंगा, काशी इत्यादि। देखिए, जैसे राम, गांधी जी, गंगा, काशी। यहाँ देखिए, राम कहने से एक व्यक्ति का बोध हो रहा है। राम कहने से एक व्यक्ति का बोध हो रहा है। राम जी, राम जी, राम कहने से भगवान रामचंद्र जी का बोध हो रहा है। गांधी जी कहने से गांधी जी का, गंगा कहने से गंगा नदी का, न कि संपूर्ण नदियों का, न कि संपूर्ण नदियों का, सिर्फ आपके दिमाग में गंगा नदी का बोध हो रहा है। काशी कहने से एक नगर का बोध हो रहा है। तो ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हुई। राम कहने से राम का, गांधी जी कहने का से गांधी जी का, गंगा कहने से गंगा नदी का और काशी कहने से काशी नगर का बोध हो रहा है। न कि गंगा से पूरे नदियों का बोध हो रहा है, बल्कि सिर्फ गंगा नदी का ही बोध हो रहा है। न कि यमुना का हो रहा है, न गोमती का हो रहा है, ना ब्रह्मपुत्र का हो रहा है। सिर्फ किसका हो रहा है? गंगा नदी का। राम कहने से राम का, गांधी जी कहने से गांधी जी का, गंगा कहने से गंगा का, काशी कहने से काशी नगर का बोध हो रहा है। क्लियर? अब और क्लियर हो जाएगा। यहाँ जो डायग्राम बनाए हैं इससे आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए, व्यक्तियों के नाम राम, सुरेश, दिनेश, महेश इत्यादि। महेश इत्यादि। दिशाओं के नाम पूर्व, पश्चिम, उत्तर,
दक्षिण। देशों के नाम भारत, चीन, अमेरिका इत्यादि। राष्ट्रीय जातियों के नाम अब सोच रहे होंगे राष्ट्रीय जाति क्या होती है। आप सोच रहे होंगे राष्ट्रीय जात क्या होती है। तो जैसे भारतीय, चीनी, खाने वाली चीनी नहीं, चीनी, रूसी, बालों वाला रूसी नहीं, रूस देश का रूसी। देखो बोध हो रहा है ना। अब आगे बढ़ते हैं। समुद्रों के नाम जैसे प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर इत्यादि। नदियों के नाम जैसे गंगा, यमुना, गोमती इत्यादि। पर्वतों के नाम विंध्याचल पर्वत, अलकनंदा, नंदा इत्यादि। नगरों, चौकों और सड़कों के नाम, नगरों, चौकों और सड़कों के नाम जैसे वाराणसी, वाराणसी, इलाहाबाद, चांदनी चौक इत्यादि। देखो सब एक ही नगर, एक ही चौक का वो हो रहा है ना कि संपूर्ण महानगरों का बोध हो रहा है, बल्कि एक महानगर व्यक्तिवाचक संज्ञा में सिर्फ एक जिसका नाम लोगे उसी नगर का आपको बोध होगा। पुस्तक, समाचार पत्रों के नाम रामचरितमानस, ऋग्वेद, धर्मयुग आदि। क्लियर ना। जैसे समुद्रों के नाम प्रशांत महासागर कहने से प्रशांत महासागर का बोध होगा, हिंद महासागर कहने से हिंद महासागर का बोध होगा। नदियों के नाम लोग गंगा कहने से गंगा का बोध होगा, यमुना कहने से यमुना का बोध होगा, गोमती कहने से गोमती का बोध होगा। और पर्वतों का नाम लोग विंध्याचल पर्वत से तो विंध्याचल पर्वत का नाम बोध हो रहा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अलकनंदा कहने से अलकनंदा पर्वत का बोध होगा, न कि दूसरे पर्वत का बोध होगा, न कि संपूर्ण पर्वत का। नगरों चौकों का नाम वाराणसी, इलाहाबाद, चांदनी चौक का नाम लेने से इन्हीं जगहों का सिर्फ बोध होगा। आगे बढ़ते हैं। ऐतिहासिक युद्धों और घटनाओं के नाम जैसे ऐतिहासिक युद्ध हुए, पानीपत का युद्ध, युद्ध, चौसा का युद्ध, चौसा का युद्ध, सैनिक विद्रोह, मेरठ का सैनिक विद्रोह। महीनों, दिनों, महीनों के नाम जैसे सोमवार, सोमवार, मंगलवार, मंगलवार। महीनों के नाम जैसे हो गया मई, जून, मई, जून, जनवरी इत्यादि। त्योहारों, उत्सवों के नाम जैसे हुआ
होली, दीपावली, छठ पूजा इत्यादि। देखो, पानीपत का युद्ध कहने से पानीपत का युद्ध का ही सिर्फ बोध हो रहा है। चौसा का युद्ध कहने से, चौसा का सैनिक विद्रोह कहने से सैनिक विद्रोह का दिनों का नाम जैसे सोमवार लेंगे, सोमवार का ही बोध होगा, मंगलवार का नहीं होगा। और दिनों का बोध नहीं होता मंगलवार कहने से, सिर्फ मंगलवार का। मई का नाम लेने से मई महीने का, जून का नाम लेने से जून महीने का, जनवरी का नाम लेने से जनवरी का ही बोध होगा। त्योहारों का नाम होली कहने से होली का ही बोध होगा, दिवाली कहने से दिवाली का ही बोध होता है। अब देखो, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। अब जातिवाचक संज्ञा। जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार का ही वस्तुओं अथवा अथवा व्यक्तियों का व्यक्तियों का बोध हो। जैसे घर, मनुष्य, पहाड़, नदी इत्यादि। जिन संज्ञाओं से, देखो इसकी परिभाषा, जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे घर, मनुष्य, पहाड़, नदी। जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे घर, मनुष्य, पहाड़, नदी इत्यादि। समझ में आया? जैसे मनुष्य कहने से, अगर आप मनुष्य कहते हो, न कि एक मनुष्य का बोध हो रहा है, बल्कि संसार के समस्त मानव जाति का बोध हो जाता है। वैसे घर कहने से संपूर्ण घर आ जाएंगे, और पहाड़ कहने से संपूर्ण पहाड़ों का बोध होगा। नदी कहने से संपूर्ण नदियों का बोध होता है, ना कि एक नदी। नदी के नाम लेने से गंगा नदी का बोध नहीं होगा, बल्कि संपूर्ण नदियों का बोध हो जाता है। तो ये होती है जातिवाचक संज्ञा। ये होती है जातिवाचक संज्ञा। जैसे एक का नाम लो, अभिनेत्री का नाम लिए, किसी अभिनेत्री का नाम लिए, तो संपूर्ण अभिनेत्री आ जाएगी, ना कि आपकी पसंदीदा अभिनेत्री आएगी, कटरीना हो या करीना हो, उसमें सब आ जाएंगी। हेमा मालिनी से लेके, सुरैया से लेके, आजकल की जितनी अभिनेत्रियां हैं वो सब उसमें आ जाएंगी। वैसे घर कहने से
संपूर्ण घर, न कि एक घर। अदानी अंबानी का घर ही नहीं आएगा, संपूर्ण गरीब से लेकर अमीर तक का घर का बोध होगा। मनुष्य कहने से संपूर्ण मनुष्य जात का बोध होता है जातिवाचक संज्ञा में। पहाड़ कहने से संपूर्ण पहाड़ों का बोध होगा, नदी कहने से संपूर्ण नदियों का बोध होता है। क्लियर? ये एकदम क्लियर हो जाएगा बच्चों। हमसे आप जुड़े रहिए, एक छोटी चीज आपको एकदम क्लियर करते हुए चलेंगे। नहीं तो बड़े बड़े टीचर आते हैं, बस व्याख्या देंगे चले जाएंगे, मोटी फीस लेते हैं और मोटा मोटा पढ़ाते हैं। मोटी फीस, मोटा मोटा पढ़ाएंगे, अंदर नहीं घुसेंगे। 4-5 किताब का एकदम हूबहू उतार के एक मोटा सा नोट्स बना देंगे, 700-800 पेज का, पढ़ते रहो दिन रात। अगर उतना ही पढ़ना है तो भैया किताब लेके पढ़ लें, कायम कोचिंग कर रहे हैं आपसे। आपका धर्म बनता है कि संक्षेप में पूरे उसका सार हमको समझाइए। आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखते हैं। क्लियर हुआ ना? जातिवाचक संज्ञा जैसे संबंधियों, व्यवसायों, पदों, कार्यों के नाम, वाहन, मंत्री, वाहन, मंत्री, जुलाहा, टीचर, ठग। देखिए, वाहन कहने से एक वाहन का बोध नहीं होता, संपूर्ण वाहनों का। मंत्री कहने से मंत्री, संपूर्ण मंत्रियों का विभाग का बंटवारा नहीं होगा कि शिक्षा मंत्री हैं कि फला मंत्री हैं कि फला मंत्री हैं। जुलाहा कहने से संपूर्ण जुलाहा समाज का। टीचर कहने से संपूर्ण टीचरों का, एक ही नहीं, बनारस वाले मटुकनाथ का सिर्फ, संपूर्ण टीचरों का। ठग कहने से संपूर्ण ठगों का बोध होगा, किसी एक का नहीं होगा, बल्कि संपूर्ण ठग जात का बोध हो रहा है। ठग जात क्या? जैसे इस समय एक ठग चल रहा है ना, सुकेश, जो ठग लिया था, 200 करोड़ का ठगी किया है। अब आगे देखे पशु पक्षियों के नाम, घोड़ा, गाय, तोता, मैना इत्यादि। वस्तुओं के नाम, मकान, कुर्सी, घड़ी इत्यादि। प्राकृतिक तत्वों के नाम, तूफान, बिजली, वर्षा, भूकंप इत्यादि। घोड़ा, गाय, तोता, मैना पशु पक्षियों के नाम। घोड़ा कहने संपूर्ण घोड़ा जात का बोध होता है, गाय कहने से संपूर्ण गाय जात का बोध होता है, तोता कहने से संपूर्ण तोता पक्षी का बोध हो रहा है। वैसे मकान कहने से संपूर्ण मकान, कुर्सी कहने से कुर्सियों का बोध होता है, घड़ी कहने से घड़ियों का बोध हो रहा है। प्राकृतिक तत्वों के नाम जैसे तूफान कहने से कौन सा तूफान, किसी एक तूफान का नहीं, जितने भी तूफान है उनके बोध होता है। तो ये हुआ बच्चों जातिवाचक संज्ञा। मैं आशा करता हूं आप सबको मेरी क्लास बहुत पसंद आई होगी और आप सबको सब समझ में आया होगा। और कल मैं और संज्ञा लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।